नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज जानेंगे छत्तीसगढ़ में माओवादियों की ओर से शांति वार्ता की पेशकश की जो खबरें हैं उनका सच क्या है, और बताएंगे माओवादी पार्टी का इतिहास। भारत में नक्सल आंदोलन का जन्म कैसे हुआ और ये नक्सल या नक्सली शब्द का अर्थ क्या है। वामपंथी आंदोलन का जन्म कैसे हुआ और उसका नक्सल आंदोलन से क्या रिश्ता है, और क्या है इस आंदोलन से शहीद आजम भगत सिंह का कनेक्शन। जाहिर है विषय गंभीर और विस्तार लिए हुए है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन कीजिए आप निराश नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ एक राज्य है जो बहुत नक्सल प्रभावित माना जाता है, और उसमें ये बस्तर का इलाका है। बस्तर का इलाका जहां पर घने जंगल हैं, आदिवासी क्षेत्र है ये। यहां पर काफी असर माना जाता है माओवादियों का। खासतौर पर सीपीआई माओवादी जो एक पार्टी है, इसका इसके कई इलाकों में दबदबा है। माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अक्सर खूनी मुठभेड़ें होती रहती हैं। लेकिन 28 मार्च को माओवादी पार्टी की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, और इस प्रेस नोट में कहा गया कि 24 मार्च को शांति वार्ता समिति ने हैदराबाद में एक बैठक की। उसने ये मांग की है कि भारत सरकार और माओवादी पार्टी ये दोनों मध्य भारत में जो युद्ध चल रहा है उसको तत्काल रोक दें। यानी माओवादी पार्टी मानती है कि वो भारत सरकार के साथ, माफ करिएगा, युद्धरत है, और इस युद्ध में काफी खून खराबा हो रहा है, इसलिए इस लड़ाई को तत्काल रोका जाए। ऐसा एक शांति वार्ता समिति ने अपील की है, जिस पर इन्होंने कहा है कि अगर सरकार रोक दे तो हम रुक जाएंगे। बहरहाल क्या कहा है माओवादी पार्टी के प्रवक्ता अभय ने, और सरकार ने क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। माओवादी पार्टी की ओर से कहा गया, ये उनका पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसका ये एक प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में ऑपरेशन रोक दे तो वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। अभय जो प्रवक्ता है, अभय नाम आमतौर पर ये एक छद्म नाम है जो कि ऐसे आंदोलनों में, जो भूमिगत आंदोलन होते हैं, उसमें माना जाता है। और दूसरी तरफ ये सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो विजय शर्मा हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हिंसा पर कोई समझौता नहीं है। विजय शर्मा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन माओवादियों का कहना है कि ये सिर्फ धोखा है, क्योंकि 15 महीनों में, माफ करिएगा, 15 दिनों में बस्तर में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और सरकार इन सबको माओवादी बताती है, जबकि वे माओवादी नहीं है। उसमें बड़ी तादाद निर्दोष आदिवासियों की है। बहरहाल अखबारों ने तो कुछ इस अंदाज में छापा है कि पूरा जो ये पेशकश है वो माओवादियों की ओर से आई है, लेकिन जैसा मैंने स्पष्ट किया कि ये शांति वार्ता समिति की एक अपील है, जिस पर माओवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर उन पर हमले बंद हों तब वो अपनी लड़ाई यानी अपने हथियारबंद कार्रवाइयां बंद कर सकते हैं। और सरकार का जो तरीका है कि उसने कहा है कि पहले हथियार रखो फिर बात करो, यानी बात कुछ बनने वाली है नहीं। बहरहाल इससे यह भी लगता है कि सुरक्षा बलों का दबाव माओवादियों पर बढ़ गया है और वो अपने लिए कुछ राहत चाहते हैं, लेकिन सरकार को उखाड़ फेंकने के घोषित लक्ष्य के साथ हथियारबंद संघर्ष चला रहे माओवादियों की बात पर सरकार कितना यकीन कर सकती है, और माओवादी भी सरकार पर कितना यकीन कर सकते हैं, खासतौर पर जब उन्हें शांति वार्ता के नाम पर आंध्र प्रदेश में एक बार काफी तगड़ा झटका लग चुका है, जब उनके तमाम बड़े नेता मार दिए गए थे, पकड़े गए थे। आपके मन में अब तक एक सवाल आ गया होगा कि ये माओवादी हैं कौन? क्या चीन से आए हैं? क्या वही चीन जहां माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी 1948 में, और वहां से कुछ लोग यहां आ गए जिन्हें माओवादी कहते हैं, और ये बीच बीच में नक्सली शब्द का इस्तेमाल सरकार करती है। तो ये नक्सलवाद क्या है, ये नक्सली क्या है, और माओवादियों से उनका रिश्ता क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? और ये वामपंथ क्या है, क्योंकि अक्सर नक्सलियों को वामपंथी उग्रवादी भी कहा जाता है।
तो चलिए इतिहास के इस अहम अध्याय से आपको परिचित कराते हैं। और बात शुरू करने के लिए हमें भारत नहीं, थोड़ा फ्रांस की ओर जाना पड़ेगा, फ्रांस के इतिहास को देखना पड़ेगा। ये 1789 में फ्रांस में हुई जो एक बैठक है, ये उसका चित्र है। उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था और उस समय स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। उस समय बहुत आर्थिक स्थिति फ्रांस की खराब हो गई थी, चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे थे और काफ़ी लड़ाइयाँ तेज हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। तो लुई 16वें ने बैठक बुलाई बहुत अरसे बाद कि भाई सबकी राय ली जाए। तो इसमें दाईं तरफ जो लोग बैठे ये वो लोग थे जो सामंत वर्ग से थे और जो चाहते थे कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, और जो ये मांग हो रही थी कि सामंतों के विशेषाधिकारों को खत्म किया जाए उसके वो खिलाफ थे। और जो मांग कर रहे थे कि जनता को राहत मिले, विशेषाधिकार जो सामंत वर्ग के हैं वो खत्म हो, वो बाईं ओर बैठे। और इस पूरे बैठने के क्रम में जो वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्द राजनीति शास्त्र को मिला, यानी जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में समता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, दुनिया शोषण मुक्त हो, बराबरी हो, गरीबों का अधिकार उन्हें मिले और किसी के पास विशेषाधिकार ना हो, ऐसे लोग वामपंथी होते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं, जो दुनिया अगर गैर बराबरी में है तो है, क्या कर सकते हैं, ईश्वर की मर्जी है और ये स्थिति बनी रहनी चाहिए, वो दरअसल दक्षिणपंथी होते हैं। इसलिए जब आप वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द सुने तो इसके व्यापक अर्थ को समझें, इसके इतिहास को समझें। इसी क्रांति से जो फ्रांस में उसके बाद बड़ी क्रांति हुई, राजा साहब जो लुई 16वें थे उनका गला काटा गया और एक दुनिया में पहली बार समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का झंडा इस तरह बुलंद हुआ कि उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन वे वही दौर था जब औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी और एक मजदूर वर्ग का भी जन्म हो रहा था। सिर्फ सामंतों का मसला नहीं था, एक मजदूर वर्ग भी जन्म ले रहा था और इन मजदूरों के लिए न काम के घंटे तय थे और ना उनकी मजदूरी तय थी। ऐसे में एक शख्स सामने आया जिसने मजदूरों के शोषण और पूंजीपतियों के मुनाफे का पूरा अर्थशास्त्र खोल के रख दिया। ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक, ये उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स, और इन्होंने मिलकर 1948 में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। मार्क्स जर्मनी के थे, एंगल्स इंग्लैंड के थे, लेकिन दोनों में बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी। दोनों ने मिलकर बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसकी पहली लाइन है कि दुनिया का इतिहास दरअसल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, दुनिया वर्गों में बटी हुई है। उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग मजदूरों के श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता, यानी जितनी मेहनत मजदूर करते हैं उनको उसकी कीमत नहीं देता, वो श्रम की लूट करता है और ये श्रम की लूट ही दरअसल मुनाफा है और यही मुनाफा उसकी बढ़ती हुई पूंजी का आधार है। मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों के पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। जंजीर से मतलब उनके शोषण की जो स्थिति है, यानी उन्होंने कहा कि मजदूर लड़ाई करें, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और वहीं से नारा आया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। मार्क्स ने एक लंबी कल्पना की समाज की, साम्यवाद की, एक ऐसा साम्यवाद जिसमें राज्य नहीं होगा, सरकारें नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होंगी और वे अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से अपने मन का काम करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को एक यूटोपिया माना गया, यानी एक काल्पनिक स्थिति जो शायद वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं, यानी ये संभव फिलहाल नहीं लगता है। लेकिन मार्क्स ने जो पूरी अर्थतंत्र की पोल खोली, मुनाफे का जो गणित समझाया, मजदूरों के शोषण का जो गणित समझाया, उसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया, खास तौर पर मजदूर वर्ग को और मध्य वर्ग को भी, जो इस हालत को बदलना चाहते थे। और मार्क्स से प्रेरणा लेकर
दुनिया के तमाम देशों में वामपंथी आंदोलन तेज हुआ। इस आंदोलन का लक्ष्य था समाजवाद लाना। यह साम्यवाद से पहले की अवस्था बताई गई। समाजवाद यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो। आपको याद होगा भारत में भी पहले आप देखते थे कि किस तरीके से सरकार के पास जमीन वो व्यवस्था करती थी और बांटती थी। भारत में हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है, पूरी तरह समाजवादी नहीं रही है। यहाँ निजी पूंजी को भी पूरी आज़ादी दी गई, लेकिन एक आदर्श समाजवादी राज्य का मतलब है सभी उत्पादन के साधन उसकी मालिक सरकार होगी। और उस समय जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस के अंदर भी एक समाजवादी खेमा था जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते थे, सीएसपी, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, जिसमें डॉक्टर लोहिया थे, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके नेता पंडित नेहरू माने जाते थे, सुभाष बोस भी माने जाते थे। ये लोग समाजवादी खेमे के लोग थे। और इसीलिए जब बाद में सरकार बनी कांग्रेस की तो जो सीएसपी के लोग थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस तेजी से वो समाजवाद लाना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी दक्षिणपंथी लोग बहुत हैं। बहरहाल हम बात मार्क्स के घोषणा पत्र की कर रहे थे, जिसके प्रभाव में पूरी दुनिया में वामपंथी आंदोलन तेज हुआ। कम्युनिस्ट पार्टियां बनी और उन्होंने जहां सामंत वर्ग था जैसे रूस, वहां पर तेजी से आंदोलन किया, पूंजीपतियों के खिलाफ भी आंदोलन किया, जनता को गोलबंद किया और कई जगह सफल क्रांतियां की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दो जो क्रांतियां थी, एक रूस में लेनिन के नेतृत्व में 1917 में हुई और फिर 1948 में चीन में क्रांति हुई माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चीन में किसानों को, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शायद क्रांति नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीन में किसानों को इकट्ठा करके और कहते हैं कि गांव से शहर को घेरते हुए माओ ने चीन में क्रांति की, जिसे अफीमचियों का देश कहा जाता था। कई औपनिवेशिक जो ताकतें थी वो उसको लूट रही थी, लेकिन चीन में क्रांति हुई भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। और 1917 की रूसी क्रांति ने तो दुनिया में तहलका मचा दिया। वहाँ के जार को भागना पड़ा, ज़ारशाही समाप्त हुई और एक समाजवादी देश सामने आया। उस समय उसे सोवियत संघ कहा गया। सोवियत यानी छोटी छोटी पंचायतें समझिए, जिनके जरिए प्रशासन चल रहा था। तो इन दोनों क्रांतियों का दुनिया भर में प्रभाव पड़ा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन पहले एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन भारत में रूस जैसी बोल्शेविक क्रांति ही करना चाहते थे और जिनका नाम सुनते ही आज भी नौजवानों के रोए खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर एक जैसे बिजली कौन जाती है, वो तस्वीर आप देखते ही पहचान लेंगे। ये तस्वीर है भगत सिंह की। भगत सिंह जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान बम का दर्शन सामने रखा और कहा कि हिंसा गलत नहीं है, लेकिन वो हिंसा के सहारे ही नहीं, वो जन गोलबंदी के सहारे परिवर्तन करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात कि उनका लक्ष्य भारत में समाजवादी क्रांति करना था। और इसीलिए जो पहले के क्रांतिकारियों ने जो इस देश में HRA बनाई थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसमें 1928 में भगत सिंह के प्रेरणा से सोशलिस्ट शब्द यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया और संगठन का नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रूसी क्रांति के नायक लेनिन से भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यहाँ तक कि वो पूरे जो उनके जब वो पकड़े गए, जब उन्होंने बम फेंका असेंबली में और उसके बाद लगातार जब अदालतों में जाते थे तो वो लेनिन की बात उन्होंने अदालती कार्रवाई में भी की। और एक बार तो जब लेनिन का जन्मदिन पड़ा तो उन्होंने अदालत से ही अपनी शुभकामना भेजी और कहा कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहरहाल फांसी का फंदा उन्होंने चूमा, उनकी मर्जी थी, वो चाहते थे कि उनके विचार देश भर में फैलें और उनका आखिरी संदेश जो था वो था इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह के तमाम साथी बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी भारत में ये भी जान लीजिए। ये उसी समय बनी थी लगभग जब भगत सिंह के साथी अपना आंदोलन तेज कर रहे थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन
1925 में कानपुर में हुआ। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1920 में हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी को माना जाता है कि कानपुर में एक सत्य भक्त जी थे, वो इसके मूल में थे। वैसे एम.एन. रॉय भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उस समय जिन्होंने, जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। अंग्रेजी राज था तो पार्टी को भूमिगत होना था और ये बैन रही, अंग्रेजों ने इसे बैन कर रखा। और जब आज़ादी मिली भारत को तो इन लोगों ने कहा, यानी सीपीआई ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि आज़ादी झूठी है क्योंकि मजदूरों और किसानों का राज नहीं आया है। और इसके लिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, यानी आज़ादी के बाद एक सशस्त्र क्रांति सीपीआई की ओर से हुआ, जो आज बहुत कमज़ोर स्थिति में है। उस समय देश के कई हिस्सों में सीपीआई एक बड़ी ताकत थी और उसने सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। ख़ास तौर पर तेलंगाना में एक बड़ी लहर उठी और वहाँ के किसानों ने हथियार उठाकर संघर्ष किया। लेकिन जल्दी ही पार्टी को समझ में आ गया कि ये रास्ता भारत के हिसाब से ठीक नहीं है और 1952 में सीपीआई ने चुनाव में भागीदारी की, यानी जो पहला चुनाव देश में हुआ उसमें भागीदारी की और मुख्य विपक्षी दल की हैसियत सीपीआई को मिली। और 1957 में तो कमाल हो गया, ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में दुनिया की पहली चुनी हुई सरकार बनी। यानी जहां भी कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे वो हथियारबंद संघर्ष के जरिए आए थे, लेकिन भारत में, केरल में वो चुन कर आए थे। और आज भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी मजबूत है, हालांकि वो अकेले सीपीआई नहीं है, उसका नेतृत्व सीपीएम करती है, एक लेफ्ट फ्रंट है, वहां पर आज भी वो बहुत मजबूत है। तो केरल में पहली बार दुनिया की चुनी हुई सरकार अगर कम्युनिस्टों की कहीं बनी तो केरल में बनी। लेकिन ये पार्टी 1964 में टूट गई और फिर सीपीआईएम बनी। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी लाइन को लेकर कि कैसे हमें क्रांति की ओर बढ़ना है, इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श और संघर्ष होता रहा है और विद्वानों के बीच तो अक्सर काफ़ी विवाद बढ़ जाता है। तो 1964 में पार्टी टूट गई क्रांति के रास्ते के नाम पर और सीपीआईएम का जन्म हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। हालांकि सीपीआई भी मार्क्सवादी ही रही, लेकिन इन्होंने खुल के अपना नाम मार्क्सवादी रखा। जाहिर है इसमें तमाम वो लोग जो सीपीआई में थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मजदूरों किसानों का राज आए, पूंजीवादी राज सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, वो सीपीएम में शामिल हो गए। इस पार्टी के नेताओं में उत्साह काफ़ी था और जल्दी ही उन्हें एक मौका मिल गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक गांव है जहां से दरअसल नक्सल आंदोलन की शुरुआत होती है। चीन में नहीं, भारत में, पश्चिम बंगाल में और उसके एक गांव में। कैसे? ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है नक्सलबाड़ी। ये नक्सलबाड़ी उस गांव का नाम है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के पास। यहीं पर सीपीएम के कुछ उत्साही नेताओं ने किसानों के सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया और इसके नेता थे एक बेहद दुबले पतले शख्स, सीपीएम के वहां के नेता, जिनका नाम था चारू मजूमदार। ये चारू मजूमदार की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। लगता है कि जैसे किसी स्कूल के टीचर, लेकिन एक ज़माने में इनका नाम पूरे देश क्या दुनिया भर में छा गया था। ये 1967 की बात है, बसंत की। उसको बसंत का वज्रनाथ भी कहा जाता है नक्सली खेमे में। तो सीपीएम नेता चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह फूट पड़ा। एक स्थानीय जमींदार के शोषण के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई थी। जमीन जोतने वाले की हो, ये नारा काफी लोकप्रिय था। पुलिस ने गोलीबारी की, इसमें 11 लोग मारे गए, 2 बच्चे भी थे और वहां का जमींदार और एक दरोगा भी मारा गया। इस तरह इस नक्सलबाड़ी गांव में जो हथियारबंद संघर्ष हुआ, वहां से नक्सलवाद शब्द का जन्म हुआ। यानी जो लोग किसानों की क्रांति को सशस्त्र संघर्ष के जरिए पूरा करना चाहते हैं, वो नक्सली या नक्सलवादी कहलाए। उस समय का जो सीपीएम का तत्कालीन नेतृत्व था, उसे लेकिन चारू मजूमदार की ये बात पसंद नहीं आई। चारू मजूमदार के साथ कुछ और बड़े नाम थे, कानू सान्याल, जंगल सांथाल। तो इन सारे लोगों को जो सीपीएम में थे, पार्टी से निकाल दिया गया।
और फिर इन लोगों ने अखिल भारतीय क्रांतिकारी समन्वय समिति बनाई और 22 अप्रैल 1969 को यानी लेनिन के जन्मदिन पर एक नई पार्टी का गठन हुआ और इस बार उस पार्टी के नाम में यानी सीपीआई के नाम में मार्क्सवादी के साथ साथ लेनिनवादी भी जोड़ दिया गया। यानी अब पार्टी बन गई सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी लेनिन के तरीके भी अख्तियार करेंगे, ये कहा गया। चारू मजूमदार दरअसल भारत में चीन जैसी क्रांति की कल्पना करते थे। 20 साल पहले माओ ने गांव-गांव किसानों को गोलबंद करके शहरों को घेरने की योजना बनाई थी और अंततः चीन की राजसत्ता पर कब्जा कर लिया था। चारू मजूमदार का सपना भी कुछ ऐसा ही था और क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वर्ग शत्रुओं के सफाये का आह्वान कर दिया, जिसकी परिणति ये हुई कि तमाम लोगों की हत्या हो गई। यहां तक कि तमाम नेताओं को बुर्जुआ बताते हुए जिनकी चौराहे पर मूर्तियां थी या जो विचारक थे उनकी मूर्तियां थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया। 2-3 साल तक खास तौर पर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता वगैरह में इसका काफी जोर रहा और सरकार ने भी इसका दमन शुरू किया। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने, तमाम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने, सामान्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस आंदोलन के प्रति बहुत आकर्षण महसूस किया और इस आंदोलन में वो शामिल हो गए। सरकार की ओर से जबरदस्त दमन हुआ। शक की बिना पर तमाम नौजवानों को पुलिस ने मारा। महाश्वेता देवी जो एक बड़ी उपन्यासकार लेखिका रही हैं, उनका एक उपन्यास है 1084वें की माँ, वो इसका जीवंत दस्तावेज है। 1972 में चारू मजूमदार समेत तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और चारू मजूमदार की हिरासत में ही मौत हो गई। चारू मजूमदार की मौत के बाद सीपीआई-एमएल जल्दी ही कई ग्रुपों में बंट गया। इसमें 2 गुट मजबूत होकर सामने आए, एक बिहार में लिबरेशन ग्रुप और दूसरा आंध्र प्रदेश में पीपल्स वॉर ग्रुप। लिबरेशन और पीपल्स वॉर इन ग्रुपों के मुखपत्रों का नाम था और उन्हीं मुखपत्रों के जरिए वे अलग अलग पहचान के साथ सामने आए। पहले बात करते हैं बिहार की। यह तस्वीर है विनोद मिश्र की। वैसे चारू मजूमदार के बाद लिबरेशन ग्रुप में जौहर एक हुआ करते थे, वो इसके महासचिव बने, फिर वो एक नहीं रहे, फिर विनोद मिश्र महासचिव बने। ये उनकी तस्वीर है। वो खुद एक इंजीनियरिंग के छात्र थे, चारू मजूमदार से प्रभावित हुए। वैसे कानपुर की पैदाइश थी उनकी और वो शामिल हो गए इस आंदोलन में। काफ़ी व्यावहारिक माने जाते थे और बिहार के ग्रामीण इलाकों में उनके समय लिबरेशन ग्रुप का काफ़ी प्रभाव बढ़ा। दलितों के सम्मान और अधिकारों के लिए सशस्त्र संघर्ष तेज हुआ और वहाँ पर सीपीआई-एमएल को दलितों की पार्टी के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन 80 के दशक तक आते आते, यानी पिछली सदी के 80 के दशक तक आते आते लिबरेशन ग्रुप को यह एहसास हुआ कि भारतीय परिस्थिति में सशस्त्र क्रांति के विचार की सीमाएं हैं और इसलिए 1982 में इंडियन पीपल्स फ्रंट का गठन किया गया। ये एक जन संगठन था जिसमें गैर कम्युनिस्ट भी, यानी बहुत से समाजवादी, गांधीवादी, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले, ये सारे लोग इकट्ठा हुए। एक ये फ्रंट बना, इंडियन पीपल्स फ्रंट, और इसने चुनाव भी लड़ना शुरू किया और 1989 में यानी 1989 में आरा से, बिहार के आरा से एक सांसद भी आईपीएफ के चुने गए। रामेश्वर प्रसाद उनका नाम था। बाद में 1992 में विनोद मिश्र ने एक खुली जनसभा करके पार्टी को भूमिगत स्थिति से बाहर आने का ऐलान किया। कलकत्ता के परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली हुई और इन्होंने ये बात कही कि अब पार्टी भूमिगत नहीं है और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता पार्टी ने छोड़ दिया। अब सीपीआई-एमएल लिबरेशन एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और पिछले चुनाव में, यानी जो अभी 2024 में चुनाव गुजरा है, बिहार से इसके 2 सांसद चुने गए हैं और बिहार विधानसभा में करीब 1 दर्जन विधायक हैं। जन संघर्षों और सेकुलर राजनीति के लिहाज से सीपीआई-एमएल आज विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का एक विश्वसनीय घटक है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है कोंडापल्ली सीतारमैया की और ये कैंप पीडब्ल्यूजी ग्रुप यानी पीपल्स वॉर ग्रुप का है। कोंडापल्ली सीतारमैया भी
पुराने समय से, सीपीआई के समय से पार्टी में थे और बाद में सीपीएम होते हुए, सीपीआई एमएल होते हुए वो इसके बड़े नेता बने। 2002 में इनका निधन हो गया। ये ग्रुप भूमिगत रहा और इसने कभी भी संसदीय रास्ते को स्वीकार नहीं किया। इसका आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में खास तौर पर असर है और ख़ास तौर पर जहां घने जंगल हैं तो आप हथियारबंद कार्रवाइयां कर सकते हैं। सितंबर 2004 में इसका यानी पीपल्स वॉर ग्रुप का और बिहार में सक्रिय माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी का विलय हो गया और तब एक नई पार्टी बनी जिसका नाम है सीपीआई माओवादी। ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ती और इसे विश्वास है कि बंदूकों के बल पर एक दिन भारत की राजसत्ता को ये कब्जा कर लेगी और सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जाहिर है सरकार और सुरक्षा बलों के साथ इसका टकराव चलता रहता है और 2009 में भारत सरकार ने सीपीआई माओवादी को आतंकवादी संगठन घोषित किया और जाहिर है उनके साथ वही व्यवहार सरकार करती है। वैसे भारतीय राजसत्ता की ताकत को, सेना की ताकत को देखते हुए ये कौन मान सकता है कि बीती सदी के शुरुआती दशकों की तरह किसी देश दूसरे देश में जो हुआ यानी सशस्त्र संघर्ष से राजसत्ता दखल, वैसा भारत में भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हर वैचारिक विरोधी को अर्बन नक्सल या माओइस्ट कहने का रिवाज बढ़ गया है। यानी अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते लिखते हैं तो सरकार सीधे कह देगी कि ये अर्बन नक्सल हैं और ये तमाम बुद्धिजीवी इसके शिकार हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे इस तस्वीर पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर गिरीश कर्नाड की है। उत्सव जैसे फिल्म के डायरेक्टर, है वदन और तुगलक जैसे नाटकों के लेखक, इनको आपने देखा होगा। ये अपने मृत्यु के कुछ समय पहले अपने सीने पर मीटू अर्बन नक्सल लिखकर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने तमाम लोगों को, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरबर राव जैसे बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये कहते हुए कि ये अर्बन नक्सल हैं। ये 5 सितंबर 2018 की तस्वीर है। यानी जब भीमा कोरेगांव का जो मसला है उसमें तमाम बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने कहा फिर तो मैं भी अर्बन नक्सल हूं और इस तरह से पोस्टर लगा के वो सड़क पर बैठ गए। ये बेंगलुरु की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना नक्सल होना है तो फिर मैं नक्सल हूं। मानवाधिकार हनन का सरकार का जो रवैया है उससे माओवादियों या नक्सलियों की कई बार वैधता बढ़ जाती है। वैसे भी अगर किसी देश में अहिंसक आंदोलन के लिए जगह नहीं बचती तो हिंसक आंदोलन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि सरकार दरअसल पूंजीपतियों की मदद के लिए आदिवासी इलाकों में जो बहुत सा खनिज है उस पर कब्जा चाहती है या पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहती है। आदिवासी इसका विरोध करते हैं और इस विरोध को संगठित माओवादी करते हैं तो सीधे माओवादियों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता है। वैसे इस देश में पेशा जैसा कानून है जिसमें बिना आप आदिवासी ग्राम समाज इलाके में यानी आदिवासी इलाके में जो ग्राम पूरी कमेटी है, ग्राम पंचायत, उसकी इजाज़त के बिना कोई खनन नहीं कर सकते। लेकिन आरोप ये है कि उसका कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। बहरहाल इस पर हम नहीं जाएंगे। आज का मुद्दा कुछ और था। हमें यह बताना था कि दरअसल ये नक्सल क्या है या माओवाद क्या है या फिर वामपंथ क्या है, दक्षिणपंथ क्या है, और हमें उम्मीद है कि आपको अब ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच सुनाने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.